इस वाली वीडियो में 41वां क्वेश्चन देखेंगे। 41 से लेकर के जितने ज़्यादा हो जाएंगे उतने क्वेश्चन कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 41 क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जनपद है जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अब ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जो भी लोग गोरखपुर की तरफ के, लखीमपुर खीरी की तरफ के होंगे या फिर थोड़ा सा ये कुशीनगर की तरफ के होंगे, वो तो एक बहुत अच्छे से इस आंसर को तुरंत ही एलिमिनेट कर ले जाएंगे कि जो कुशीनगर है वो नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है। देखिए लखीमपुर खीरी बनाता है, आपको मालूम है। इसी के साथ अगर आप बात करेंगे श्रावस्ती की, बलरामपुर की, तो वो भी बनाता है, लेकिन कुशीनगर नहीं बनाता है। तो ये एक थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, लेकिन हाँ इसमें कंफ्यूजन कई बार हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ चला जाता है, लेकिन वैसे ये इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएगा। लाइक कोई भी आप यूपी स्पेशल की बेसिक किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज मिलेगी। एंड जो यूपी पीसीएस का जो पीवाईक्यू है या आरओ के भी इवन अगर आप पीवाईक्यू पुराने देखेंगे तो उसमें आपको ये 2000 के आसपास के जितने भी पीवाईक्यू यूपीपीएससी के हैं उनमें आपको ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली मिलता है। तो ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए जो 42वां क्वेश्चन है, इसमें आपको जो लोकगीत है और उनके गायन का जो अवसर है, यानी कि वो इन सबका गायन कब कब किया जाता है, किन किन पर्व पे या इस तरीके से। तो जैसे चैती है, कजरी है, रसिया है, सोहर है, तो ये सब आपको पता होगा। मैच द फॉलोइंग था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये भी आपको फ्रीक्वेंटली आराम से जो भी आप किताब पढ़ रहे हो उसमें मिल जाता है। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था, तो इसको भी अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। इसके बाद में अगर बात करें तो अब बात आती है 43 क्वेश्चन की। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है उनकी क्रोनोलॉजी लगाने को दे दिया था। अब इसमें देखिए इसमें सी रंगराजन है, आई जी पटेल है, डी सुब्बाराव है, एन मनमोहन सिंह है। अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत भी आइडिया है 2-3 लोग के बारे में कि वो किस टाइम पे उनका जो कार्यकाल था, उनका जो टाइम पीरियड था वो क्या था, किस टाइम पे वो आरबीआई के गवर्नर थे, तो आप इसको आराम से रखा ले जाओगे। आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हाँ जो मनमोहन सिंह है वो आपको पता था कि आरबीआई के गवर्नर किस टाइम पे थे, 91 के टाइम पे जब जो पूरी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आई थी तो उस टाइम पे कौन था, उस टाइम पे इवन प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो अगर आपको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा याद है तो आप आराम से कर ले जाओगे। 2011-12 के टाइम पे आरबीआई का गवर्नर कौन था, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आपको उसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा जो भी आपने पढ़ा रखा है। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप देखो तो थोड़ा सा ईजी था, इसलिए था क्योंकि आरबीआई के गवर्नर और स्पेशली बिमल जलान वगैरह की कोई बुक है या रघुराम राजन की इवन कोई बुक है तो उसके बारे में आयोग अक्सर पूछता आया है पहले भी एग्जाम्स में। सो आरबीआई के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जनरली आरबीआई के बारे में एक क्वेश्चन पूछ लेता है तो आरबीआई क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, किस तरीके से वो अपने जो भी 3-4 उसके जो टर्म होते हैं जैसे सीआरआर वगैरह है, एसएलआर वगैरह है, तो ये सब चीजों में किस तरह से करती है, क्या होती है, बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सब चीजें इंटरलिंक्ड हैं। तो थोड़ा थोड़ा आरबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके देश की सेंट्रल बैंक है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है वो टॉपिक, तो इसलिए आपको आरबीआई के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी इजी टू मॉडरेट था। इसके बाद में बात करें अगर 44, देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको सिखाता हूं, बताता हूं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। देखिए जा जिन जन्म भयो का धरती धसी अड़ाई हाथ। अब इसमें ये बोला गया कि ये जो उक्ति है लोकोक्ति है इसका संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है। अब देखिए मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, आपने नहीं पढ़ा है एज सच कहीं, ठीक है। अब आप कोई एक नॉर्मल इंसान होगा वो इसको छोड़ देगा, लेकिन जो थोड़ा सा भी दिमागदार इंसान होगा, लाइक जिसके पास थोड़ा सा भी स्मार्टनेस है, वो क्या इसमें सोचेगा, वो सोचेगा आप पढ़ के देखते हैं, आंसर निकाल के देखते हैं। अब इसमें जब आप देखोगे तो इसमें लोकोक्ति जो ये है उसमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें समझ में आ रहा है कि जा दिन जन्म भयो, यानी कि जब जन्म हुआ किसी का, भयो यानी कि जब जन्म हुआ इंसान का, उत्पन्न हुआ, धरती धसी अड़ाई हाथ, अड़ाई कहते हैं ढाई, ठीक है। तो धरती धसी अड़ाई हाथ यानी कि धरती जो है वो 2.5 हाथ धस गई नीचे। तो ऐसा कब होता है, जैसे कोई हाथी वाती है तो आप देखो हाथी है या कहीं पे बहुत बड़ी बिल्डिंग कोई है तो जब वो गिरती है तो एकदम से पूरा गड्ढा टाइप हो जाता है, क्रेटर टाइप का एक पूरा बन जाता है। सो आप उसे थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा सकते थे कि यार कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो बहुत ही हैवी हो, बहुत ही बलवान टाइप, बहुत ही एकदम खली टाइप पर्सनैलिटी हो किसी की, और वो अगर इस तरीके से गिरेगा या जन्म होगा उसका तो उसके लिए एक बात थोड़ा सा एक्सैजरेट करके बोला गया है, अतिशयोक्ति अलंकार, कि हाँ भाई जब उनका जन्म हुआ तो पूरा धरती धस गई 2.5 हाथ। तो ये किसके बारे में बात की जा सकती है। तो अब अगर यहाँ से आप ऑप्शन देखोगे, विद्याधर देखोगे, माहिल देखोगे, आल्हा देखोगे और परमार्थी देखोगे, तो जो आल्हा और उदल थे, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो इधर जो ये चंदेल वाला रीजन है, यानी कि जो मध्य प्रदेश का ये जो चंदेल वाला पूरा है, चंदेल राजा हुआ करते थे, चंदेल वाला रीजन, और इधर जो आपका ये बुंदेलखंड का रीजन है, और इधर ये जो साइड में आपका राजस्थान का ये जो मारवाड़ वाला रीजन है, ये पूरा जो एरिया ये अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है, अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध है। तो वहां से आप एक थोड़ा सा इंटेलिजेंट गैस ले सकते थे कि यार हो सकता है आला के बारे में बात की जा रही हो। तो इस तरह से गैस लगाना है, मतलब आपको थोड़ा बहुत भी जो नॉलेज है उसको अप्लाई करना आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका वहां से हो सकता था। तो इस तरीके की देखिए थोड़ा सा रैंडम क्वेश्चन आरओ में आते हैं और ये इस बार भी आएंगे। आरओ 2023 में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो टफ क्वेश्चन है उसको अगर आप स्किप कर रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन टफ की कैटेगरी में आता है, तो आप अगर इस तरीके के क्वेश्चन को अगर स्किप कर रहे हैं तो फिर आपके जो ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपको सही तो फिर करना ही है ना। ज्यादा क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि आप हर चीज स्किप कर देंगे। तो इसलिए जो ईजी और मॉडरेट उनको आप गलत नहीं कर सकते, उसको बहुत ही बारीकी से अच्छे से आपको क्लियर करके पढ़ना है चीजें, और फिर टफ इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आप छोड़ भी सकते हैं, और अगर आप उसमें इंटेलिजेंट गेसिंग कर पाए तो फिर आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं अगर आपके अटेम्प्ट कम हुए हैं या आपको अटेम्प्ट करने का मन है। इसके बाद में बात करते हैं, देखिए 45वां क्वेश्चन है कि इसमें देखिए आईएनसी के जो सेशंस हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस हैं जो भी हुए हैं, तो यूपी के सेशन पूछ लिए थे। अब इन्होंने गया का नहीं पूछा, इन्होंने महाराष्ट्र का, बंबई का नहीं पूछा, इन्होंने कलकत्ता का नहीं पूछा, इन्होंने लाहौर का नहीं पूछा, इन्होंने यूपी के 4 पूछ लिए कि मेरठ में कब हुआ था, कानपुर में कब हुआ था, लखनऊ में कब हुआ था, बनारस में कब हुआ था। अब आपको अगर याद है
है कि भाई लखनऊ में 1916 में हुआ था, उसके बाद कब हुआ था पता होना चाहिए, बनारस में कब हुआ था, इसी तरीके से मेरठ और कानपुर में कब हुआ था, 1924 और 1925 में जब हुआ था तो उसमें वहाँ पे हेड कौन था, अध्यक्ष कौन था आईएनसी के सेशन का, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब जैसे अगर कानपुर है तो कानपुर का 1925 है कि 1924 है, गांधी जी का जो 1924 वाला है बेलगाम का अधिवेशन वो कब हुआ था। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा क्लैरिटी होगी, अगर इंटरकनेक्ट करके आपने पढ़ा होगा चीज़ों को तो आप इजीली उसको लिंक कर पाएंगे। ये भी एक देखिए इजी क्वेश्चन था, ये भी कोई भी आप क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर सकते। इसके बाद में बात करते हैं कि नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। सिंपली घटना चक्र आप अगर एनवायरमेंट की उठाएंगे, ये क्वेश्चन आपको पीछे जो चैप्टर है पॉल्यूशन वाला, उसमें आपको वाटर पॉल्यूशन वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन आपको सामने रखा मिल जाएगा। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। आप जानते हैं कि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है उससे नदी का जो जल प्रदूषण है वो मापा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है। देखिए ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ये प्योर फैक्ट है। अब ये रटने वाला क्वेश्चन है, रटिफिकेशन है इसमें। अगर आपने ये फैक्ट कहीं पढ़ रखा है और आपने उसको रट रखा है तो आपके दिमाग में तुरंत उस समय वहां पर ये चमक जाएगा, जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर चमक जाएगा। अगर नहीं आपको याद आता है छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें आप कोई तुक्का नहीं लगा सकते। इसमें अगर आप ऐसे ही एकदम ब्लाइंड गेस मारेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज ये प्योर फैक्ट है। तो इसमें वही चीज़ है कि अगर आपने कहीं से पढ़ा है तो आप कर लीजिए। घटना चक्र की जो तथ्य सारे अपडेटेड वाली, उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। या पहले आपने जैसे अगर प्रॉपर जो है परीक्षा वाली आती है पतली वाली, लेकिन उसमें सारी चीज़ें दी होती है ऑलमोस्ट, उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सो आप चाहें तो उससे कर सकते हैं, वरना फिर वही है कि इस तरीके के क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा एक बफर बना के चलिए कि हाँ भाई 10, 15, 20 क्वेश्चन जो 140 में से टफ आएंगे उसको मैं छोड़ दूंगा या मैं छोड़ दूंगी, लेकिन बाकी के जो इजी और मॉडरेट क्वेश्चन है उनको मैं गलत नहीं करूंगी। इसलिए मैं बताते चल रहा हूँ कि ये टफ क्वेश्चन है, ये मॉडरेट है, ताकि आपको पता रहे कि हाँ इस तरीके के रैंडम क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। आगे चलते हैं। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है। देखिए ये नासिक में बनाया जा रहा है। अब आपको ये ध्यान रखना है। अब आप सोचेंगे कि ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, हम क्या क्या याद करें, पहला रबर टायर याद करें, पहला ट्रक याद करें, पहले ट्रक का पहिया याद करें, पहले बस का पहिया, नहीं नहीं नहीं। आपको ये समझना है कि ये क्यों पूछा गया। देखिए भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो बन रही है, बट वो जो टायर होंगे वो रबर टायर बेस्ड होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट, और वो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पहला है। कोई भी चीज़ अगर पहली हो रही है तो आप ये ध्यान रखिए, यूपीपीएससी उसको पूछ सकता है। ये आपको मैं एक टिप दे रहा हूँ, एडवांस दे रहा हूँ, जो आप मानना चाहें वो मान लीजिए, लेकिन आप जिसको ध्यान रखिएगा। एक सजेशन है ये कि जब भी कोई इस तरीके की कोई पहली चीज़ हो, कोई पहली फैक्ट्री लग रही हो कहीं किसी कैपिटल में, कहीं कोई पहली मेट्रो चल रही है, कहीं कोई पहली ऐसी ट्रेन चल रही है जो आज तक कभी ऐसी नहीं हुई, कोई भी ऐसी पहली चीज़ हो रही है तो उसको आप हमेशा ध्यान रखें कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद में बात करें, ये देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है गॉसमर रेशम। ये पेपर आपका है RO 2021 का, 5 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, आप 2017 का पेपर उठाइएगा, उसमें आप देखिएगा सेम यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, सेम यही वाला। तो एकदम कॉपी पेस्ट मारा है मैंने। इसके पीछे भी एक क्वेश्चन था, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि वो भी एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट था RO के पेपर में। तो 140 में से 3 से 4 क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं जो एकदम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट होते हैं आपके। एक रीजनिंग का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जिसमें वो 11 आंसर था, जिसमें वो अल्फाबेट वाला था कि मिरर इमेज में सेम रहेंगे। सो आपको इस तरीके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करने। आगे चलते हैं। 50वां क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है। जैसे चुकंदर है, शहद है, कपास है, दूध है, जैसे बीट, हनी, कॉटन, मिल्क। ठीक है, तो इसमें था कि कौन कौन से किससे क्या मिलता है। लाइक कपास है, कॉटन है तो वो सेलुलोज होता है, दूध है तो उसमें लैक्टोज होती है। ठीक है, लैक्टोज शुगर है, चुकंदर है तो उससे चीनी बनती है, शहद वगैरह है तो उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। तो ये देखिए इजी क्वेश्चन है। अगर आप बेसिक चीज़ों के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया है बायोलॉजी का, तो आप मतलब आराम से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं थी, ये भी ईजी क्वेश्चन था। इसके बाद में बात करें अगर कि जो कानपुर उत्तर प्रदेश है वहाँ पर भीतरगांव मंदिर है, उसके बारे में 2 स्टेटमेंट दी हुई थी। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने घटना चक्र को ढंग से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन वैसे आप कर ले जाएंगे। अगर आप नॉर्मली भी थोड़ा सा मंदिर के बारे में या जो आर्किटेक्चर वगैरह होता है उसके बारे में अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है ढंग से, तो जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है यूपी में, जो आपका बांदा के पास पड़ता है, ललितपुर के पास, और अगर आप ये बात करें कानपुर के पास में जो ये पड़ता है आपका भीतरगांव का मंदिर, ये दोनों मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बहुत मान्यता है और बहुत ही बड़े मंदिर हैं। यूपी में रहने वाले व्यक्ति को अगर कोई इंसान कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है उससे कि उसको इस मंदिरों के बारे में, इन मंदिरों के बारे में थोड़ा कुछ आइडिया हो। 2 स्टेटमेंट बना के पूछ लिया गया था एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप कि ये आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं, लाइक कोई अगर बड़े मंदिर हैं या कुछ है तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर है, अब उसके बारे में इतना चर्चा में रहता है, इतनी बात रहती है, तो कभी उसके बारे में कोई चीज़ अगर पूछ लेगा कि किसने बनवाया था या किन राजा के समय बना था, तो आप ये नहीं कह सकते कि यार ये क्या पूछ लिया गया। आगे चलते हैं, बात करते हैं। देखिए अब इसमें एक क्वेश्चन आया था कि मैच द फॉलोइंग आपको मिलाना था। इसमें आपको स्टेट दिए हुए थे एंड उसमें आपको हॉट स्प्रिंग्स जो होते हैं, गर्म झरने, उनको आपको मैच द फॉलोइंग दिया हुआ था। इसमें आपको 4 स्टेट दिए हुए थे, हिमाचल प्रदेश दिया था, उड़ीसा दिया था, महाराष्ट्र दिया था, गुजरात दिया था। अब इसमें जो मणिकरण है, मणिकरण तो आप हिमाचल प्रदेश जानते हैं कि वो सही है। इसी तरीके से अगर आप बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा में तप पानी है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र है उसमें ब्रजेश्वरी है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन जो गुजरात है वहाँ पे नारायणी नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये जो हॉट स्प्रिंग्स वगैरह है ये याद होने चाहिए। मेन स्टेट्स के जितने भी हैं याद होने चाहिए। जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, उड़ीसा है, ऑप्शन में दिया है, महाराष्ट्र है, राजस्थान के याद कर लीजिए, कुछ सिक्किम के हैं वो याद कर लीजिए, एमपी में अगर कोई है तो याद कर लीजिए। तो इस तरीके से एक पूरी लिस्ट बना के एक बार में याद कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि जब भी कभी इस तरीके कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं यार मैंने तो 10 स्टेट के याद कर रखे हैं, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा मैं बता दूंगा। एंड
बिलीव मी कंफ्यूजन हो जाता है। जो सिक्किम विक्किम वगैरह के हैं उसमें ऐसे ऐसे अजीब से नाम है कि आपको थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे महाराष्ट्र में एक उन्हावरे करके है, अब वो अगर आप ऐसे नॉर्मली पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि गुजरात में है, लेकिन वो महाराष्ट्र में पड़ता है। इसी तरीके से कुछ कुछ हैं वो सिक्किम में है, जैसे सिक्किम में एक पड़ता है युमथांग पड़ता है, एक फुरचायुंग करके पड़ता है, तो वो थोड़ा सा अजीब से नाम है, तो वो अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी तरीके से एमपी में कुछ कुछ हैं, उड़ीसा में इसी तरीके से एक पड़ता है देवला झारी करके, एक पड़ता है अत्री करके। तो ये सब मैं आपको इसलिए बताता चल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको एक आइडिया रहे कि हाँ यार ये सब भी होते हैं। चलो आगे चलते हैं यार, देखते हैं। इसके बाद में जैसे ये एक क्वेश्चन था 53वां, मोनोक्लाइमैक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यानी कि मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। अब ये क्वेश्चन टफ था, ये क्वेश्चन डायरेक्टली स्किप करने वाला है। इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखा होगा आरओ में ये वाला आया है, इसी तरीके से यूपी पीसीएस में 2022 में और 2021 में दोनों साल एक एक क्वेश्चन ऐसे ही एब्रप्टली एक सोशियोलॉजिस्ट के बारे में पूछ लिया था। एक ऐसे ही जो क्वेश्चन होता है सोशल थ्योरी के बारे में पूछ लेता है, एंड उसके बारे में चारों ऑप्शन में से किसी के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है, एंड उसको पढ़ने का भी कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि आप वहां से पढ़ लो। अब आप पूरी सोशियोलॉजी लेके थोड़ी ना बैठोगे, और किसी का सोशियोलॉजी ऑप्शनल रहा है यूपीएससी वगैरह में या यूपी पीसीएस में जब तक ऑप्शनल था, तो अगर उस व्यक्ति ने पढ़ा रखा है तो ठीक है, वरना फिर आप आगे बढ़ो। मतलब ये क्वेश्चन छोड़ने वाला होता है, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए जब तक आपको एकदम श्योर ना मालूम हो कि इसमें आंसर क्या होगा। इसके बाद देखिए जैसे ये क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश 54 की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर को निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें बीडीएल आपका आंसर था, यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ये लगातार बना हुआ था, ये लगातार करंट अफेयर्स में बना हुआ था यूपी का, एंड जो आपकी घटनाचक्र तत्सार आती है उसमें भी जो करंट अफेयर्स है उसमें भी दिया हुआ था। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में है, बिकॉज ये हर किसी ने ऑलमोस्ट कवर किया था एंड सिंपल क्वेश्चन था। एंड आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हाँ उस समय डिफेंस वैकेंस वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा बात चल रही थी, क्योंकि उसी समय डिफेंस की जो समिट है वो भी हुई थी यहाँ लखनऊ में। सो उसमें काफ़ी बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट वगैरह सब हुआ था, तो पैक्ट टू एक्ट साइन हुए थे, डील वील हुई थी, तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे पूछा गया था। देखिए इसके बाद ये आ जाता है, मैंने आपको बताया था विदेशी यात्री और उनके भारत में भ्रमण का समय क्या था। सो किस टाइम पे वो भारत में घूमने वगैरह आए, कब उन्होंने भारत को विजिट किया। सो ये जो भी फॉरेन ट्रैवलर थे इनके बारे में आपको 3-3, 4-4 स्टेटमेंट मालूम होनी चाहिए। जैसे फायान है, किसके समय पे आया, किस समय आया। वेंसांग के बारे में किसके समय आया और उसने क्या किया, बेसिक उसका काम क्या था। जैसे वेंसांग है तो वेंसांग 629 में चला, 630 में यहाँ पे आया, भारत आया, 15 साल रहा, 645 में यहाँ से निकल लिया। ठीक है, जो भी चीज़ें उसको कलेक्ट करनी थी, जो भी चीज़ें वगैरह बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट वगैरह और सारी चीज़ें जो भी होती हैं लिटरेचर वगैरह, उस पर उसने काम वाम किया एंड उसके बाद में वो चला गया। तो इस तरीके से आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप सारी चीज़ों के पीछे भागोगे कि अगर 100 ट्रैवलर आए थे भारत तो मैं 100 के बारे में पढ़ लूँ और उनके बारे में सारी चीज़ पढ़ लूँ, तो आप फेल हो जाओगे। कोई मतलब आपको बचा नहीं सकता फेल होने से। आपको टू द पॉइंट पढ़ना है, क्रिस्प कट टू कट पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है वो पढ़ो, आगे बढ़ो। ये आपको पीएचडी नहीं कर रहे हो आप, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जितना जरूरी है उतना एटलीस्ट मालूम हो। आगे बढ़ते हैं चलो। अब इसके बाद में अगर आप बात करो तो देखो 56 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसमें सिंपल आंसर है लेना। घटनाचक्र आप पढ़ोगे उसमें जो सिख संप्रदाय वाला जो पूरा चैप्टर है सिखिज्म वाला, उसमें आप देखोगे तो आपको ये सिंपल क्वेश्चन मिल जाएगा कि लेहना को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो ये भी क्वेश्चन ईजी है। तो आपने अभी तक देखा है कि कुल मिलाकर के 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो केवल टफ की कैटेगरी में है। आप 56 क्वेश्चन तक आप देख चुके हो, लेकिन 6 से ज़्यादा आपको टफ नहीं मिले हैं। एंड 140 तक जब तक आप आओगे तो आप देखोगे कि मुश्किल से आपको 14-15 क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं जो टफ हैं। तो यार उन 140 में से अगर आप 14-15 छोड़ भी देते हो, मैं मान लेता हूं कि चलो आपने 20 छोड़ दिए, तब भी आप 120 क्वेश्चंस को इजी टू मॉडरेट के में आपको मिल रहे हैं। तो उन 120 में से ट्राई करो कि यार मेरे किसी तरह से मेरे कट पिट के 100 सही हो जाएं। और जब आप 100 ट्राई करोगे तब आपके जाकर के किसी तरह 80-85 आएंगे, और फिर अगर उधर आपके हिंदी में फिर 50 के आसपास आ जाएंगे, कितना भी आप बुरी हालत में अगर पेपर देके आओगे तो आपके आराम से 130 आ जाएंगे। तो वो मतलब एक बेयर मिनिमम है, मतलब जो आपकी कट ऑफ किसी को नहीं पता, अभी एग्जाम नहीं हुआ है, कैसे क्या पेपर का लेवल है, कितने लोग एग्जाम देंगे, कैसे क्या रहेगा, कितनी सीटें रहेंगी, लेकिन फिर भी 130 अभी तक जैसे अगर आप देखते हो तो 130 एक बेयर मिनिमम है। सो अगर आपको 135-140 बनाने हैं तो आपको इस तरीके से कुछ चीज़ें देखना पड़ेगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 में, उसमें ये है कि युद्ध और वर्ष, यानी कि जैसे दूसरा जो आपका एंग्लो मैसूर वॉर था, सेकंड आपका जो एंग्लो फ्रेंच वॉर था, सेकंड आपको एंग्लो मराठा वॉर था, और सेकंड आपका एंग्लो अफगान वॉर था। अब देखो ये चारों वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों के मराठा के साथ जो युद्ध हुए, अंग्रेजों के फ्रांसीसी के साथ जो हुए, अंग्रेजों के जो आपके अफगान के साथ हुए, अगर म्यांमार के साथ कोई हो रहा है, नेपाल के साथ कोई हो रहा है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल थे। तो इसमें ये पता होना चाहिए कि भाई जो अंग्रेजों की सेना है यानी कि जो ब्रिटिश थे वो, और इधर से अपने जो इंडियंस थे, इनकी तरफ से जैसे अगर मान लो मराठाओं के साथ लड़ाई हो रही है तो यहाँ पे मराठाओं में लीडर कौन था, कौन नेतृत्व को वो किए हुए था, लीड कर रहा था यहाँ से। इसी तरीके से अगर आप बात करोगे अफगान वॉर की तो अफगान की तरफ में क्या था, अगर एंग्लो सिख वॉर की बात करोगे तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई चिलियावाला का युद्ध वो कब हुआ था, मुदकी का युद्ध कब हुआ था, आपने देखा होगा। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये मराठा का दिया है, फ्रांसीसी का दिया है, मैसूर का दिया है, अफगान का दिया है। ठीक है, इसी तरीके से सेम अगर आप देखोगे अभी यूपी पीसीएस 2022 का जो पिछले साल हुआ था उसमें आपको मुदकी का बैटल दिया हुआ था।
मोती का बैटल 1845। तो क्या है कि वो बैटल पे फोकस करता है, तो आपको जितने भी इंपॉर्टेंट बैटल है वो पता होने चाहिए। तो जब पढ़ रहे हो तो उसमें सबसे पहले बैटल पढ़ो कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट बैटल कौन से हैं और उसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन है लीडर और यहाँ पे अपनी तरफ से कौन है। अगर मैसूर वॉर हो रहे हैं तो मैसूर वॉर में अपनी तरफ से इधर से कौन है। अगर फ्रांसीसियों से लड़ाई हो रही है तो उसमें आयरकूट है या फिर कौन है अंग्रेजों की तरफ से। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए 58 क्वेश्चन है, इसमें यह है कि निम्नलिखित भारतीय नगरों में से मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। इसमें अहमदाबाद आंसर था। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आपने अच्छे से जनसंख्या और नगरीकरण को पढ़ रखा है तब तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, वरना ये फैक्चुअल क्वेश्चन है एंड इसके गलत होने के चांसेस हैं। इसलिए क्योंकि ये रैंडम एकदम रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन था और वो नया क्वेश्चन इसलिए भी था क्योंकि आयोग के पास भी अब जनसंख्या और नगरीकरण के क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं, वो वही पुराने क्वेश्चन पूछ के थक गया है, इसलिए अब वो थोड़ा सा नए क्वेश्चन को भी देखता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन हो जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में यूपीपीएससी ने अपने इधर उधर कहीं रिपीट ना किए हो, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन टफ नहीं होगा, लेकिन एडजस्ट कि आपने पढ़ा नहीं है तो आपको टफ लगेगा, होता वो बेसिक है। कभी कभी हो सकता है कि आपने अगर एक दो बार भी पढ़ा है तो आपके दिमाग में स्टिक कर जाए। तो ये क्वेश्चन उसी तरीके का था कि इसमें यहाँ पे जो बस्तियाँ वगैरह हैं, स्लम बस्तियाँ वगैरह, इनका पूरा एक उसने पूछा था कि कहाँ पे कैसे क्या है, किसका प्रतिशत कम है किसका ज़्यादा है, तो वो आपको अगर आइडिया है तो आप आराम से कर ले जाओगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि रीजनिंग का था बेसिकली। इसमें आपको ये था कि जो शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना था एंड उसको शब्द को ज्ञात करना था जो शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर आएगा। अब इसमें आप बेसिकली वही है कि जैसे ABCDEF जैसे डिक्शनरी में चीज़ें होती है ना, तो उस तरीके से आपको लगाना था। तो इसमें जो भी वर्ड्स दिए गए हैं उनको आप ACDEF ऐसे करके क्रोनोलॉजी में लगाओगे, आंसर आ जाएगा। जो तीसरे नंबर पे होगा वही आपका राइट आंसर है। तो बेसिक क्वेश्चन है, इट्स जस्ट कि यहाँ पे देखो ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि कोई कर नहीं पाएगा। इट्स जस्ट कि हर इंसान अगर इसमें 1-1.5 मिनट देगा 2 मिनट देगा तो कर लेगा, लेकिन यहाँ पे स्मार्टनेस ये है कि यहाँ पे आपको 2 मिनट नहीं देने हैं, यहाँ पे आपको मुश्किल से 15-20 सेकंड 30 सेकंड देने हैं। तुरंत खट से देखो कि हाँ ABC इस तरीके से आप क्रोनोलॉजी लगाओ कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई आएगा, इस तरीके से क्रोनोलॉजी लगाओ चारों शब्दों में, और जो तीसरे नंबर पर शब्द है उसको तुरंत बता दो। वो केवल अवेयरनेस चेक करते हैं, केवल ये चेक करते हैं कि इंसान जो पेपर अटेम्प्ट कर रहा है वो कॉन्शियस है कि नहीं। वो पहले भी पूछ सकते थे लेकिन उन्होंने तीसरा इसीलिए पूछा कि आप ABCD जो क्रोनोलॉजी लगानी है उसको लगा पा रहे हो कि नहीं, मतलब आप अवेयर हो कि नहीं उस टाइम पे। ऐसा तो नहीं है कि नींद में पेपर दे रहे हो, नींद में पेपर अगर इंसान दे रहा है तो वो ये क्वेश्चन भी गलत कर देगा। ऐसे इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। इसके बाद में बात करते हैं 60वां क्वेश्चन। देखिए जो 60वां क्वेश्चन है उसमें क्या है कि भारतीय नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड, ये बेसिकली जो इनके इसमें इन्होंने वही स्टेट वगैरह का पूछ लिया था कि किसमें कौन सा था किसमें कौन नहीं था। देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप उसको याद रखिएगा। जब भी कभी आप पेपर देने जा रहे हैं ROARO का, BEO का या फिर UPPCS का, नीति आयोग की अगर कोई भी रिपोर्ट निकल रखी है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। उसमें यूपी की रैंक और यूपी की जो स्पेशल चीज़ें हैं उनको स्पेशली पढ़ लीजिए। जैसे यूपी अगर फ्रंट रनर की स्टेज में है, यूपी अगर एस्पायरेंट की उसमें है, यूपी अगर टॉप अचीवर के उसमें है, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई कैसे क्या है। कोई अगर उसको अवार्ड मिला है यूपी को तो देख लीजिए, मतलब टॉप 3 स्टेट यूपी की रैंक, ये सब थोड़ा सा देख लीजिए। यूनियन टेरिटरी में क्या चल रहा है, अगर कोई पहाड़ी वाली स्टेट की कोई कैटेगरी अगर बनाई रखी है तो उसमें देख लीजिए कि नंबर 1 पे कौन है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा मोटा आइडिया होना चाहिए। आपने देखा होगा इस बार UPPCS में क्वेश्चन आया था सामाजिक गतिशीलता सूचकांक, ठीक है, ये ROARO का 2 साल पहले का पेपर है। इसमें देख लीजिए आप नीति आयोग का ये डैशबोर्ड वाला जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया है। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी इस तरीके से कोई भी अगर रिपोर्ट निकला करे तो पहले उसको पढ़ा करिए। पीस इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हंगर इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, HDI बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये 10 बार पूछा जा चुका है एंड आगे भी पूछा जा सकता है। तो इनका आपको बार बार पढ़ना है, रादर देन कि अब आपने कोई एक छोटी सी कोई कहीं की रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि भैया IIT दिल्ली ऊपर है कि IIT कानपुर ऊपर है, लखनऊ यूनिवर्सिटी ऊपर है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी ऊपर है कि प्रयागराज यूनिवर्सिटी ऊपर है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऊपर है। ये सब क्वेश्चन अगर आप उसमें अगर दिए गए तो ये सब इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे अगर कहीं पे पीस इंडेक्स दी हुई है तो उसमें इंडिया की रैंकिंग थोड़ा सा देख लीजिए। उसमें वहाँ पे देख लीजिए पीस इंडेक्स में सबसे जो अच्छा कॉन्टिनेंट है पीस के मामले में वो कौन सा है, यूरोप में शांति ज़्यादा है कि नहीं है, सबसे लास्ट नंबर पर कौन है, सबसे ज़्यादा खून खराबा कहाँ पर रहता है। तो इस तरीके से कुछ मोटी मोटी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अगर एशिया में बात करें तो आपको एशिया में पता होना चाहिए कि भाई इंडिया की जो रैंक है वो उसके कंपेरिजन में बाकी जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आपके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं लाइक पाकिस्तान हो गया या श्रीलंका हो गया या नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तो इनकी स्थिति क्या चल रही है थोड़ा मालूम होना चाहिए इंपॉर्टेंट चीज़ का। जैसे अगर मान लीजिए आप हंगर इंडेक्स पढ़ रहे हैं या मान लीजिए हैप्पीनेस इंडेक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा देख लीजिए कि क्या भाई पाकिस्तान के लोग जो हैं वो हमारे यहाँ से ज़्यादा खुश हैं। तो इस तरीके से मतलब आपको थोड़ा सा कनेक्ट करके पढ़ना है, थोड़ा सा चीज़ों को मिला के पढ़ना है। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका 61वां। इसमें ये पूछा गया कि जो काशी लालिमा है वो निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है। तो इसमें ये भिंडी की प्रजाति होती है काशी लालिमा, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो ROARO का पेपर है उसमें थोड़ा सा एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाता है। तो उसमें यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें इस तरीके की फैक्चुअल चीज़ पूछ ली जाती है, जैसे कि गेहूँ है, चावल है, धान है, मक्का है या भिंडी है, अमरूद है या सरसों है, चावल है। तो इन सबकी जो वेराइटीज़ हैं, जो फसल हैं, या अगर मान लीजिए कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड किसी की वेराइटी है बहुत पॉपुलर है जैसे कि ब्रिंजल वगैरह की, तो वो आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। और एक जैसे भिंडी है तो भिंडी की आपको 8-10 मिल जाएंगी, अमरूद है तो अमरूद की आपको 7-8 मिल जाएंगी। तो 7-8 भले ही ना रटिए, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत फ्रिक्वेंट है, जो आपको नॉर्मली हर बुक में भी मिल जाएंगी, इधर उधर लिखी भी मिल जाएंगी,
या अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए रिपीट हुआ यूपीपीएससी में कहीं, तो वो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपको इससे थोड़ा सा एक आइडिया लग रहा होगा। आगे का निपटाते हैं इसमें, ठीक है। आइए देखिए, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था ये 62 वाला, ठीक है, 62। इसमें देखिए आपको सिंपली ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, यानी कि इसमें जो ये फिगर है इसमें आपको लुप्त संख्या जो है यानी कि जो मिसिंग नंबर है वो आपको इसमें निकालना है। तो इसमें आप नॉर्मली अगर आप उसको वो करेंगे, मतलब निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ईजिली आंसर आ जाएगा। बहुत कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, इट्स जस्ट कि आपकी थोड़ा सा प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस होगी तो जो उसमें रूल लग रहा है, जो ट्रिक लग रही है, जिस तरीके से, जिस स्टाइल से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो ट्रिक आपके दिमाग में उस समय क्लिक कर जाएगी, स्ट्राइक कर जाएगी। अदरवाइज क्या होगा कि आप उसमें वहाँ पे दिमाग लगाते रहेंगे तो क्वेश्चन तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन वो आपके 4-5 मिनट भी ले जा सकता है। जबकि आपको इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपके सामने क्वेश्चन आए एंड खट से आपके दिमाग में वो जो ट्रिक है, वो जो फॉर्मूला है वो क्लिक करे एंड तुरंत आप वो आंसर निकालो एंड आगे बढ़ो, तुरंत अपना 1 नंबर मिले। इन सब क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम आपको देने का नहीं होना चाहिए। इसके अंदर बात करें 63 क्वेश्चन जो है, इसमें यह कि भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है, किसे? तो यार वेस्टर्न घाट्स माना जाता है, पश्चिमी घाट को, आपको पता ही है। मतलब सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे कॉमन क्वेश्चन आपको ये मिलेगा। अगर आप एनवायरमेंट की घटनाचक्र खोलोगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको सामने देखने को मिल जाता है। इसके बाद बात करें कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक है, पॉल्यूटेंट होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, उसका मेन सोर्स क्या होता है? तो देखिए, सड़ते हुए वनस्पति और जो पशु पदार्थ वगैरह हैं, इनसे H2S वगैरह का सबसे ज़्यादा सिक्रीशन, सबसे ज़्यादा जो एक आप कह सकते हैं एमिशन होता है। यानी और स्पेशली जो ये अंडे होते हैं ना, अंडे की कभी आप जो रॉटन एग्स होते हैं, रॉटन एग्स की जो स्मेल होती है वो H2S वाली ही होती है। और आपने कभी केमिस्ट्री वगैरह में प्रैक्टिकल किया हो, जैसे मेरा तो बाय गॉड ग्रेस बैकग्राउंड था केमिस्ट्री में, तो जब हम लोग H2S वगैरह को जब पास करते थे, जब उसमें हम लोग प्रेसिपिटेट वगैरह बनाते थे, जब पास करते थे तो सल्फर का ब्लैक पीपीटी बनता था, बहुत प्यारा। तो वो उसमें लेकिन इतनी भयानक स्मेल आती थी कि मतलब अगर आप 1-2 मिनट से ज़्यादा अगर आपने उसको इनहेल किया तो आप बेहोश भी हो सकते हो। मतलब ये संख्या बंदी तो बेहोश हो गई थी, एकदम वो गिर गई थी। तो इतनी पंजेंट एंड इतनी खराब स्मेल होती है, वो रॉटन एग्स की स्मेल होती है। एंड तो वहाँ से भी मतलब अगर किसी ने कभी थोड़ा बहुत बेसिकली भी प्रैक्टिकल किया है, इंटर में भी इवन H2S वगैरह के हल्का फुल्का पास कराई जाती है, सो टेस्ट ट्यूब वगैरह में, सो थोड़ा आइडिया यार रहता है। तो सेम वही सीन है कि जो जहाँ पे सड़ा गला बहुत ज़्यादा वो रहता है, लाइक वेस्ट मटेरियल वगैरह, फीकल मटेरियल वगैरह, तो उस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे H2S वगैरह का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप अपना थोड़ा जो भी आपको नॉलेज वगैरह है उसको आप अप्लाई करके शांत दिमाग से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। बट इट्स जस्ट कि आपका दिमाग शांत होना चाहिए। अब ये सब चीज़ें आपके दिमाग में तब नहीं आएंगी जब आपका दिमाग स्ट्रेस में होगा। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में तभी आएंगी जब आपका दिमाग शांत होगा, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर पाएगा उस जगह पे। आगे बात करते हैं इसमें। इसके बाद जो 65वां क्वेश्चन है वो ये है कि 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई है। अब देखिए, इसमें ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आंसर क्या है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि पॉलिटी में जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस वाला जो आपका पार्ट है और जो उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज कब ऐड हुई है, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आप इसको समझ के पढ़ पाएँ तो समझ के पढ़ लीजिए, अगर आप रट के पढ़ पाएँ तो रट के पढ़ लीजिए। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी आपसे पूछ लेगा कि 3 लैंग्वेज उसमें दे देगा और उसमें कह देगा कि कौन सी एक लैंग्वेज ऐसी है चौथी जो इसमें से इस समय नहीं उसमें ऐड की गई है। संविधान में इसमें कब उसको दर्जा नहीं दिया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज का। तो उड़िया है कि नहीं है, कोंकणी है कि नहीं है, मणिपुरी है कि नहीं है, गोरखा है कि नहीं है, उर्दू है कि नहीं है, हिंदी है कि नहीं है, इंग्लिश है कि नहीं। तो इस तरीके की जितनी भी मेन भाषाएं हैं उनको आपको पता होना चाहिए कि उनको दर्जा वगैरह कब दिया गया है। आगे बात करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद में बात करें अगर तो 66वां क्वेश्चन देखिए जो है 66 का, उसमें 5 ईयर प्लान्स के बारे में दिया गया है एंड उसमें ये दिया गया है कि अप्लाइड ग्रोथ मॉडल क्या था। देखिए, 5 ईयर प्लान के ऊपर चाहे नीति आयोग आ गया हो, लेकिन 5 ईयर प्लान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थे और वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इकोनॉमी का जो बेस है, जो कोर है, वो आपका 5 ईयर प्लान है बेसिकली। सो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो पहला 5 ईयर प्लान है, दूसरा 5 ईयर प्लान है, तीसरा 5 ईयर प्लान है, चौथा 5 ईयर प्लान है, एटलीस्ट आपको उनका जो ग्रोथ मॉडल है वो पता होना चाहिए। और थोड़ा बहुत अगर आप याद कर पाएं तो ये भी पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान की खास बात क्या थी। खास बात का मतलब ये है कि जैसे कि कोई आपसे पूछे कि जो गरीबी छोड़ो और गरीबी खत्म करो वाला जो नारा है वो किस 5 ईयर प्लान का था, या बीच में जो गैप हुआ था 3-4 सालों का, वो किस 5 ईयर प्लान के पहले हुआ था या किस 5 ईयर प्लान के बाद हुआ था। तो इस तरीके से अगर जो बेसिक जो 5 ईयर प्लान्स हैं उनके बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत भी मालूम है कि किसमें कितना जो ग्रोथ का टारगेट है वो रखा गया था या क्या उसमें खास बात थी, कितना अचीव हुआ था, किसी में अगर एकदम से सडन ग्रोथ मिली थी हमें ग्रोथ में तो वो आपको पता होना चाहिए। किसी में अगर थोड़ा सा आपको देखने को मिला था कि नहीं यहाँ पे वृद्धि नहीं हुआ है, इवन हमारा डिमोशन हो गया है, हमारी जो ग्रोथ रेट चल रही थी वो गिर और गई है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा अगर 5 ईयर प्लान के बारे में आइडिया है तो आप ये क्वेश्चन आराम से ईजिली कर जाओगे। आगे भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप आरओ 2023 का पेपर अटेम्प्ट करो तो 5 ईयर प्लान को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाओ। इसके बाद बात करते हैं, देखिए ये जो 67वां क्वेश्चन है यानी कि 67, इसमें देखिए सिंपली जो आपके मिनरल्स वगैरह हैं उनका यूज़
किस चीज़ में किया जाता है ये आपसे पूछा गया था। जैसे चूना पत्थर है, या आपका कॉपर है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है, तो ये बहुत ही कॉमन मिनरल्स हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कोई आपसे टफ मिनरल पूछे गए हैं। तो अगर आप डेली यूज़ में जो भी आपके आसपास चीज़ें हैं, जैसे एरोप्लेन है या जो भी आपके घर में तार वार होते हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया आप रखते हैं तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। देखिए घर में पहले हम लोग में क्या होता था, जो भी हम लोग के घर में तार वार होते थे, वायरिंग होती थी, सब होती थी एल्यूमिनियम की। तो जब बिजली वाला हम लोग बुलाते थे, इलेक्ट्रिशियन जो बुलाते थे, वो जल्दी खराब हो जाता था, वो क्या कहता था, अरे भैया एल्यूमिनियम वायरिंग है इसलिए सड़ गया है, ये खराब हो गया है, जल गया है, कार्बन आ गया है इसमें, यही तो होता था। अब आपने देखा होगा कि इतने बढ़िया बढ़िया एंकर के हेवल्स के आते हैं, उनमें क्या होता है कि एल्यूमिनियम नहीं होता है, कॉपर वायरिंग होती है। तो कॉपर वायरिंग इतनी तगड़ी होती है कि वो जल्दी जलता नहीं है, जल्दी उसमें कार्बन नहीं आता है, और वो बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी उसमें पूरा फ्लो हो पाती है। सो वो बहुत सही रहते हैं, उसमें जल्दी से ये जो आपका करंट वरेंट और ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब भी होने का खतरा बहुत कम हो जाता है, आग लगने का खतरा बहुत कम हो जाता है। तो इस तरीके से आपको अगर रैंडम थोड़ा थोड़ा चीज़ों का आइडिया है और अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई करते हो, तो आप वहाँ से एलिमिनेट कर ले जाओगे कि हाँ भाई कॉपर जो है उससे बिजली का सामान में यूज़ हो जाएगा। इसी तरीके से आप चूना पत्थर का निकाल लोगे, इसी तरीके से आप बॉक्साइट का निकाल लोगे, तो आपके सामने इतनी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत से लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं।